नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए के बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे लेग्यूमिनेसी या फैबेसी या मटरकुल पी फैमिली के बारे में। क्या हमने कभी सोचा है कि दुनिया भर की जो इतनी बड़ी शाकाहारी आबादी है वो जिस प्रोटीन पर जिंदा है वो असल में मिट्टी के गहरे अंधेरे में चल रहे एक सूक्ष्म और अरबों साल पुराने व्यापारिक समझौते का नतीजा है। आज हम वनस्पति विज्ञान के इसी सबसे सफल और दिलचस्प परिवार की गहराइयों में उतरेंगे। ये सचमुच पौधों के साम्राज्य का एक ऐसा अध्याय है जो न केवल विज्ञान के नजरिए से बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व के नजरिए से भी सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब जब हम लेग्यूमिनेसी या मटर कुल की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक दो पौधों की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी विकासवादी सफलता की कहानी पढ़ रहे हैं जिसने पृथ्वी के लगभग हर हिस्से पर अपना दबदबा बनाया है। गुड। और इस परिवार के आकार ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया है। मतलब करीब 750 वंश यानी जेनेरा और 19,000 से अधिक प्रजातियां। ये कोई साधारण परिवार नहीं है, बल्कि पौधों का एक विशाल साम्राज्य है। और ऐसा लगता है कि ये किसी एक विशेष जलवायु तक सीमित भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जंगलों से लेकर उपोष्ण कटिबंधीय और यहाँ तक कि ठंडे समशीतोष्ण या टेम्परेट क्षेत्रों में भी पूरी तरह से फैला हुआ है। देखिए, इस विश्वव्यापी या कॉस्मोपॉलिटन वितरण का सीधा सा अर्थ यह है कि इस परिवार ने खुद को हर तरह की पर्यावरणीय चुनौतियों के अनुकूल ढाल लिया है। सही बात है। लेकिन जब कोई परिवार इतना विशाल और विविधतापूर्ण होता है तो वैज्ञानिकों के लिए उसे किसी एक खांचे में रखना कितना मुश्किल होता होगा। मैंने नोट्स में देखा है कि इसके वर्गीकरण को लेकर विज्ञान के इतिहास में कई बदलाव हुए हैं। जैसे बेंथम और हुकर की क्लासिकल प्रणाली में इसे डाइकोटिलिडेंस के पॉलीपेटेली उपवर्ग में और रोजेल्स गण के तहत रखा गया था। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेंथम और हुकर ने इस विशाल परिवार को समझने के लिए इसे 3 उपकुलों या सब फैमिलीज में बांट दिया: पेपिलियोनॉइडी, सिजिलैपियोनॉइडी और मिमोसोइडी। बाद में एंगलर और प्रांक्टल ने भी इसे रोजेल्स ऑर्डर में ही रखा, लेकिन आधुनिक वनस्पति विज्ञान में जो एपीजी प्रणाली या एपीजी सिस्टम का उपयोग करता है, इसे फैबल्स ऑर्डर के तहत फैबेसी के रूप में एक पूर्ण परिवार का दर्जा दिया गया है। जरा रुकिए, तो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इसे अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करने का क्या अर्थ है? क्या ये इस बात का संकेत है कि ये परिवार समय के साथ कितना जटिल हो गया है? मेरा मतलब है, पुराने वैज्ञानिकों और आधुनिक वैज्ञानिकों के बीच इस परिवार को लेकर एक तरह की असहमति है। असहमति या गलत कहना तो सही नहीं होगा। देखिए, बेंथम और हुकर ने जो वर्गीकरण किया था वो मुख्य रूप से पौधे के बाहरी रूपात्मक लक्षणों यानी फूल, पत्ती और आकार पर आधारित था। उनके पास उस वक्त जो उपकरण थे उन्होंने उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया और उनका वो 3 उपकुलों वाला विभाजन इतना तार्किक था कि हम आज भी उसे अध्ययन के लिए सबसे बेहतरीन मानते हैं। समझ गया। लेकिन जो आधुनिक एपीजी प्रणाली है वो डीएनए अनुक्रमों और जेनेटिक्स पर गहराई से निर्भर करती है। अच्छा, तो पहले हम सिर्फ ये देखते थे कि पौधा बाहर से कैसा दिखता है और अब हम उसकी आणविक या मॉलिक्यूलर कुंडली पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब हम इसे फैबेसीज ऑर्डर में फैबेसी कहते हैं तो हम इसके वास्तविक आनुवांशिक विकास की बात कर रहे होते हैं। बाहरी रूप तो कभी कभी धोखा दे सकता है, लेकिन डीएनए पौधे के विकासवाद की सच्ची कहानी बताता है। हालांकि इसकी भौतिक संरचना को समझना आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए इसकी भौतिक संरचना यानी इसके वानस्पतिक या वेजिटेटिव लक्षणों की ही बात करते हैं। अगर मैं इस परिवार के किसी पौधे को ढूंढने निकलूं तो मुझे क्या खोजना चाहिए? मतलब क्या ये कोई छोटा पौधा होता है या बड़ा पेड़? यही तो इस कुल की सुंदरता है। आप इसे किसी एक रूप में नहीं बांध सकते। पौधे का स्वभाव या हैबिट इतनी विविध है कि ये मटर की तरह एक छोटा शाक या हर्ब हो सकता है, ये अरहर की तरह एक मध्यम आकार की झाड़ी या श्रब हो सकता है, और अगर आप जंगल में जाएं तो ये एक बहुत बड़ा पेड़ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बबूल की तरह एक विशाल और कठोर वृक्ष हो सकता है, और कुछ मामलों में जैसे सोयाबीन हो गया, ये एक आरोही या क्लाइंबर भी हो सकता है। अरे वाह, यानी इन्होंने प्रकृति के हर आर्किटेक्चरल डिजाइन को अपना लिया है। पत्तियों के मामले में भी क्या ऐसी ही विविधता देखने को मिलती है? पत्तियों में एक खास पैटर्न जरूर देखने को मिलता है। ये प्रायः एकांतर यानी ऑल्टरनेट होती है और अधिकतर संयुक्त या कंपाउंड होती हैं।
इनके डंठल के पास अनुपर्ण या स्टिप्यूल्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन इन पत्तियों की जो सबसे जादुई विशेषता है वो है पल्वीनस पर्णाधार या पल्विनस बेस। पल्विनस बेस, क्या ये पत्ती का वो हिस्सा है जो आधार पर थोड़ा सूजा हुआ या फूला हुआ होता है? एकदम सही। पत्ती का वो फूला हुआ आधार कोई सामान्य संरचना नहीं है, ये एक तरह का हाइड्रोलिक पंप है। इसी पल्विनस के कारण इस कुल के कई पौधे स्लीप मूवमेंट या नींद की गति दिखाते हैं। नींद की गति मतलब पत्तियां सच में सो जाती हैं? मैंने अक्सर देखा है कि कुछ पौधों की पत्तियां रात में सिकुड़ जाती हैं या नीचे की तरफ लटक जाती हैं। क्या ये वही चीज है? हाँ, ये वही है। पल्विनस के अंदर की कोशिकाओं में पानी का दबाव, जिसे हम टर्गो प्रेशर कहते हैं, वो दिन और रात के प्रकाश और तापमान के अनुसार बदलता है। जब दबाव कम होता है तो पत्ती झुक जाती है। तो ये सिर्फ एक खूबसूरत प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये तो पौधे का अपनी ऊर्जा बचाने, वाष्पोत्सर्जन को कम करने और तापमान को नियंत्रित करने का एक सक्रिय तरीका है। लेकिन अगर हम पौधे के ऊपरी हिस्से से नीचे जमीन के अंदर जाएं, तो वहां एक और भी बड़ी इंजीनियरिंग चल रही है, इनकी मूसला जड़ प्रणाली या टैप रूट सिस्टम। और यहीं पर इस परिवार की सबसे बड़ी सुपर पावर छिपी है। अगर आप मटर या चने के पौधे को जड़ सहित उखाड़ें, तो आप देखेंगी कि जड़ों पर छोटी छोटी गांठें या मूल ग्रंथिकाएं बनी हुई हैं, जिन्हें रूट नोड्यूल्स कहते हैं। हाँ, वे छोटी छोटी गांठें देखने में भले ही साधारण लगें, लेकिन वे एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रक्रिया का केंद्र हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया इन्हीं गांठों के अंदर रहता है ना? बिल्कुल। और ये संबंध सहजीवन या सिम्बायोसिस का सबसे क्लासिक उदाहरण है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा वायुमंडल को देखना होगा। हवा में 78% नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन कोई भी पौधा इस नाइट्रोजन गैस को सीधे सांस के जरिए अंदर नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? अगर नाइट्रोजन इतनी प्रचुर मात्रा में मौजूद है, तो पौधे उसे सीधे क्यों नहीं सोख लेते? क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि इसे तोड़ने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधों के पास वो जैविक उपकरण नहीं है जो इस तिहरे बांड को तोड़ सकें, तो वे भूख से मर सकते हैं, लेकिन उस गैस का उपयोग नहीं कर सकते। अच्छा, तो यहीं पर बैक्टीरिया की एंट्री होती है। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इन पौधों ने अपनी जड़ों के अंदर एक प्रकार का सूक्ष्म उर्वरक कारखाना स्थापित कर लिया है, जहां बैक्टीरिया कामगार हैं और पौधा उन्हें भोजन के रूप में वेतन देता है? मतलब वायुमंडल से नाइट्रोजन तोड़ने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया को एक सब कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम पर रख लिया है। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये सच में एक माइक्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर फैक्ट्री है। होता यह है कि जब पौधा छोटा होता है तो उसकी जड़ के रोम मिट्टी में मौजूद राइजोबियम को रासायनिक संकेत भेजते हैं। बैक्टीरिया जड़ के रोम को संक्रमित करते हैं, एक संक्रमण धागा या इन्फेक्शन थ्रेड बनता है और वो जड़ के अंदर जाकर विशेष संरचनाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें बैक्टीरियोइड्स कहते हैं। और यही वो कारखाना है जहां असली काम शुरू होता है। ठीक कहा। इस कारखाने के अंदर ये बैक्टीरिया अपने विशेष एंजाइम्स का उपयोग करके उस जिद्दी नाइट्रोजन गैस के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देते हैं और उसे अमोनिया में बदल देते हैं। अमोनिया एक ऐसा रूप है जिसे पौधे की जड़ें आसानी से सोख सकती हैं। लेकिन बैक्टीरिया ये सब मुफ्त में तो नहीं करते होंगे? उन्हें इस भारी मेहनत के बदले में पौधे से क्या मिलता है? वेतन? पौधा अपनी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के जरिए जो शर्करा या ऊर्जा बनाता है, वो उसे जड़ों के नीचे इन बैक्टीरिया तक भेजता है। इसके अलावा पौधा बैक्टीरिया को रहने के लिए एक सुरक्षित और ऑक्सीजन नियंत्रित वातावरण भी देता है। ये सचमुच पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता है। पौधे को अपना उर्वरक मिल जाता है और बैक्टीरिया को अपना भोजन। खैर, जड़ों की इस गहरी और अंधेरी दुनिया से निकलकर पौधे के सबसे आकर्षक और रंगीन हिस्से की तरफ चलते हैं, इसके पुष्पीय लक्षण। वर्गीकरण का असली आधार तो फूल ही हैं। बिल्कुल, फूलों की संरचना ही विकासवादी कहानी के सबसे बड़े सुराग देती है। अगर हम पूरे कुल के सामान्य पुष्पीय लक्षणों को देखें, तो इनमें आमतौर पर असीमाक्षी या रसीमोज पुष्पक्रम होता है। रसीमोस का मतलब है कि मुख्य तना या अक्ष लगातार बढ़ता रहता है और उसके किनारों पर फूल आते हैं, राइट? हाँ, इसका मतलब है कि विकास कभी एक फूल पर आकर रुकता नहीं है। सबसे पुराने फूल हमेशा नीचे होते हैं और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, आपको नई कलियां मिलेंगी।
फूल सहपत्र्य या ब्रैक्टिएट होते हैं, यानी फूल के डंठल के पास एक छोटी पत्ती जैसी संरचना होती है। ये द्विलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही फूल में सुरक्षित होते हैं। और सबसे अहम बात, फूल पंचतत्वीय या पेंटामेरस होते हैं, जिसका मतलब है कि इनके बाह्य दल और दल 5 के सेट में होते हैं। ये तो हुए सामान्य लक्षण, लेकिन जब हम बेंथम और हुकर के उन 3 उपकुलों पर वापस आते हैं, मिमोसॉइडी, सिजलपिनियोइडी और पैपिलियोनॉइडी, तो मैंने अक्सर पढ़ा है कि इन्हें एक विकासवादी क्रम में रखा गया है। मिमोसॉइडी को सबसे प्राचीन या प्रिमिटिव कहा जाता है, सिजलपिनियोइडी को मध्यवर्ती और पैपिलियोनॉइडी को सबसे उन्नत या एडवांस्ड। मुझे हमेशा ये बात उलझाती है कि हम कैसे तय करते हैं कि एक फूल प्राचीन है और दूसरा उन्नत। क्या ये उनकी सम्मिति से जुड़ा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। विकासवादी जीव विज्ञान में प्राचीन का मतलब कमजोर या खराब होना नहीं है। इसका मतलब है बुनियादी या कम विशिष्ट होना। इसे सममिति या सिमेट्री से समझना सबसे आसान है। सबसे प्राचीन उपकुल मिमोसॉइडी में त्रिज्या सम्मित या एक्टिनोमॉर्फिक फूल होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब एक ऐसा फूल जिसे केंद्र से गुजरने वाली किसी भी रेखा से 2 बराबर हिस्सों में काटा जा सके, जैसे एक गोल पहिया या पिज्जा। बिल्कुल, ये एक ओपन सोर्स डिजाइन की तरह है। मिमोसॉइडी का फूल हर दिशा से खुला है। कोई भी हवा का झोंका या किसी भी आकार का कीट कहीं से भी आकर इस पर बैठ सकता है। ये एक साधारण और बिना किसी नियम वाली व्यवस्था है। तो जैसे जैसे हम उन्नत पैपिलियोनॉइडी की तरफ बढ़ते हैं, ये डिजाइन कैसे बदलता है? पैपिलियोनॉइडी तक आते आते फूल एक व्यास सम्मित या जाइगोमॉर्फिक हो जाते हैं। अब आप फूल को किसी भी दिशा से 2 बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते। इसे केवल एक ही विशिष्ट लंबवत कोण से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये विकासवाद का एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक क्यों? ये तो एक तरह से खुद को सीमित करना हुआ ना? दिखने में ये सीमित लगता है, लेकिन असल में ये अत्यधिक विशिष्ट या स्पेशलाइज्ड होना है। एक्टिनोमॉर्फिक फूल में बहुत सारा पराग बर्बाद हो जाता है क्योंकि कोई भी बेतरतीब कीट आकर उसे बिखेर सकता है। लेकिन जाइगोमॉर्फिक फूल एक वीआईपी लाउंज की तरह है। इसने अपनी संरचना ऐसी बना ली है कि केवल एक विशिष्ट आकार, वजन और लंबी जीभ वाली मधुमक्खी ही सही कोण से इसके अंदर प्रवेश कर सकती है। जब वो सही कीट अंदर जाता है तो परागकण सटीकता से उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। पराग की कोई बर्बादी नहीं होती। अरे वाह, ये तो गजब का मैकेनिज्म है। ओपन प्लेटफॉर्म से लेकर एक अत्यधिक सुरक्षित वीआईपी लाउंज तक का सफर। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन तीनों उपकुलों की आंतरिक संरचना का गहन विश्लेषण करते हैं, क्योंकि वनस्पति विज्ञान में ये अंतर बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहले इसी वीआईपी यानी उन्नत पेपिलियोनॉइडी को देखते हैं। पेपिलियोनॉइडी का सबसे जाना माना उदाहरण हमारा मटर का पौधा है, जिसे हम पीसम सैटिवम कहते हैं। इसके दलपुंज या कोरोला को तितली नुमा या पैपिलियोनेशियस कहा जाता है। इसमें वही 5 दल हैं, लेकिन विकास ने उन्हें एक बहुत ही जटिल 3D संरचना में ढाल दिया है। सबसे पीछे एक बहुत बड़ा दल होता है जिसे ध्वजक या स्टैंडर्ड कहते हैं, जो एक बड़े रंगीन होर्डिंग या साइन बोर्ड की तरह काम करता है, ताकि उड़ते हुए कीटों को दूर से ही आकर्षित किया जा सके। बिल्कुल सही। फिर इसके थोड़ा अंदर और नीचे की तरफ 2 पार्श्व दल होते हैं, जिन्हें पंख कहते हैं या विंग्स कहते हैं। ये कीट के लिए लैंडिंग पैड का काम करते हैं। और सबसे अंदर जो सबसे सुरक्षित जगह है, वहां 2 दल आपस में जुड़कर एक नाव जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे नौतर या कील कहते हैं। और यही वो वीआईपी तिजोरी है जिसके अंदर पौधे के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी नर और मादा जनन अंग छिपे होते हैं। हाँ, और इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ा दल यानी स्टैंडर्ड अंदर के छोटे दलों को ऊपर से नीचे की ओर ढकता है। इस विशिष्ट व्यवस्था को अवरोही कोरछादी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट विन्यास कहते हैं। और इसके अंदर जो पुंकेसर यानी स्टैमेन्स हैं, वे भी तो एक खास तरीके से व्यवस्थित होते हैं। नोट्स में इसे द्विसंघी पुमंग या डायोडेल्फिस अवस्था कहा गया है। ये पेपिलियोनॉइडी की एक और बेहतरीन इंजीनियरिंग है। फूल के अंदर 10 पुंकेसर होते हैं, लेकिन वे सब अलग अलग नहीं बिखरे होते। वे 9
9+1 की व्यवस्था में होते हैं। 9 पुंकेसर आपस में जुड़कर अंडाशय के चारों ओर एक नली या ट्यूब बना लेते हैं और केवल एक पुंकेसर पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है। लेकिन एक पुंकेसर को स्वतंत्र छोड़ने का क्या दुख है? मतलब क्या ये प्रकृति की कोई गलती है? अंदर डालती है ताकि वो नीचे रखे अमृत तक पहुंच सके। ऐसा करते समय उसका शरीर एकदम सही जगह पर रगड़ खाता है, जिससे परागण 100% सुनिश्चित हो जाता है। क्या बात है। अगर हम इसके पुष्प सूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला को देखें तो वो इस पूरी कहानी को एक छोटी सी गणितीय समीकरण में समेट देता है। जाइगोमॉर्फिक का चिन्ह, फिर द्विलिंगी का चिन्ह, कैलिक्स 5 जो आपस में जुड़े हैं, कोरोला 1+2+2 जो जुड़े हुए हैं यानी स्टैंडर्ड, विंग्स और कील को दर्शाता है, एंड्रोशियम 9 जुड़े हुए +1 स्वतंत्र, और अंत में गाइनेशियम 1 जो ऊर्ध्ववर्ती या सुपीरियर है। सही कहा आपने। ये सूत्र सिर्फ कुछ अक्षर नहीं है, ये पौधे का पूरा ब्लूप्रिंट है। अब अगर हम विकासवादी सीढ़ी पर थोड़ा नीचे उतरें और मध्यवर्ती उपकुल यानी सिज़्लोपिनियोइडी को देखें, इसके उदाहरण के तौर पर हमारे आसपास पाए जाने वाले गुलमोहर और अमलतास आते हैं। क्या ये पैपिलियोनॉइडी से बहुत अलग हैं? ये एक पुल या ब्रिज की तरह है। इसमें दोनों तरफ के कुछ लक्षण हैं। इसके पुष्प भी एक व्यास सममित यानी जाइगोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन इसका दलपुंज उस तरह का जटिल तितली नुमा नहीं होता। इसमें जो विन्यास है वो पैपिलियोनॉइडी का बिल्कुल उल्टा है। इसे आरोही कोरछादी या असेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं। मतलब इसमें सबसे पीछे वाला दल सबसे बड़ा होने के बजाय सबसे छोटा होता है और अंदर की ओर दबाव होता है, जबकि बगल वाले दल उसे बाहर से ढकते हैं। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा अंतर है वो इसके नर अंगों में है। पैपिलियोनॉइडी में 9+1 की एक जटिल नली थी, लेकिन सिज़्लोपिनियोइडी में प्रायः 10 पुंकेसर होते हैं और वो सब एक दूसरे से स्वतंत्र या फ्री होते हैं। अच्छा, इसीलिए ये मध्यवर्ती है। इसने प्राचीन काल की तरह अनगिनत पुंकेसर तो नहीं रखे, संख्या घटाकर 10 कर दी, जो एक उन्नत लक्षण है। लेकिन ये उन पुंकेसरों को जोड़कर कोई जटिल वीआईपी ट्यूब नहीं बना पाया। आपने बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया। और अब सबसे अंत में हम सबसे प्राचीन उपकुल मिमोसॉइडी पर आते हैं। इसमें हमारी जानी मानी छुई मुई या टच मी नॉट और बबूल शामिल हैं। जब मैं छुई मुई के गुलाबी फूल या बबूल के पीले फूल को देखता हूं तो वे पैपिलियोनॉइडी या सिज़्लोपिनियोइडी जैसे दिखते ही नहीं है। वे तो छोटे छोटे रुई के गोलों जैसे दिखते हैं। क्योंकि वे एक फूल नहीं है। मिमोसॉइडी में फूल बहुत छोटे होते हैं और वे एक साथ जुड़कर मुंडक या हेड्स बना लेते हैं। आप जो रुई का गोला देखते हैं वो दरअसल दर्जनों फूलों का एक गुच्छा है। इनके दलों का विन्यास कोरस्पर्शी या वॉल्वेट होता है, यानी दल एक दूसरे को सिर्फ किनारे से छूते हैं, ओवरलैप बिल्कुल नहीं करते। और इसके पुंकेसर? वे अनगिनत और बहुत ही आकर्षक होते हैं। हाँ, इस प्राचीन उपकुल में दलों से ज्यादा पुंकेसर खुद कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इसके फूल एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं और अनगिनत पुंकेसर हर दिशा में फैले होते हैं। ये कीट परागण के साथ साथ हवा पर भी निर्भर करता है। तो अगर हम एक मानसिक तुलना करें तो ये एक स्पष्ट विकासवादी कहानी है। मिमोसॉइडी अपने खुले एक्टिनोमॉर्फिक और अनगिनत पुंकेसरों के साथ सब कुछ हवा और किस्मत पर छोड़ता है। सिज़्लोपिनियोइडी पुंकेसरों की संख्या 10 तक सीमित करके थोड़ा नियंत्रण लाता है, और अंत में पैपिलियोनॉइडी जाइगोमॉर्फिक तितलीनुमा डिजाइन और 9+1 की लॉक एंड की व्यवस्था के साथ परागण को 100% कुशल बना देता है। ये वर्गीकरण का सबसे शानदार सारांश है। पौधे के इस पूरे जनन चक्र में एक ही लक्ष्य होता है, सफलतापूर्वक फल और बीज बनाना। तो चलिए अब उस नतीजे पर चलते हैं। फूल से आगे बढ़कर फल की ओर। इतने विविध प्रकार के फूलों के बावजूद इस पूरे परिवार का मादा जनन अंग यानी जायांग या गाइनोशियम और फल कैसा होता है? यहाँ आकर पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। चाहे फूल का डिजाइन कैसा भी हो, इस कुल का जायांग हमेशा एकांडपी या मोनोकार्पिलरी होता है। एकांडपी मतलब इसमें केवल एक ही कार्पिल या अंडप होता है? हाँ, एक साधारण और अकेली संरचना। अंडाशय हमेशा ऊर्ध्ववर्ती या सुपीरियर होता है, यानी फूल के बाकी हिस्से जैसे दल, बाह्य दल और पुंकेसर अंडाशय के नीचे से निकलते हैं, और इसके अंदर जो बीजों की व्यवस्था है उसे सीमांत बीजांड न्यास
या मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। जब मैं सीमांत बीजांडन्यास के बारे में सोचता हूँ तो मुझे मटर की फली छीलना याद आता है। जब हम फली को खोलते हैं तो सारे दाने एक ही सीमांत या मार्जिन के साथ एक सीधी कतार में जुड़े होते हैं। क्या यही वो व्यवस्था है? बिल्कुल, वो फली छीलने का दृश्य वनस्पति विज्ञान की सबसे बेहतरीन लाइव क्लास है और उस फली को ही विज्ञान की भाषा में लेग्यूम या पॉड कहा जाता है। ये एक ऐसा फल है जो एक ही अंडक से विकसित होता है और पकने पर ऊपर और नीचे दोनों किनारों से फट जाता है। तो इसी लेग्यूम फल के नाम पर ही इस पूरे परिवार का नाम लेग्यूमिनेसी पड़ा है। बिल्कुल, और जब हम इसके आर्थिक महत्व को देखते हैं तो समझ आता है कि ये फली मानव सभ्यता के लिए कितनी जरूरी है। अगर हम इसके उपयोग को श्रेणियों में बांटें तो सबसे पहला और सबसे अहम है दालें या पल्सेस, चना, मसूर, अरहर, मूंग। ये दुनिया भर के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। और यहीं पर हमारी वो जड़ वाली कहानी वापस जुड़ जाती है कि ये परिवार प्रोटीन से इतना समृद्ध क्यों है। क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं और अमीनो एसिड का मुख्य घटक नाइट्रोजन है। इसका मतलब है कि हमारी सुबह की चाय के साथ मूंगफली से लेके रात के खाने की दाल तक हम पूरी तरह से इसी परिवार पर निर्भर हैं। आपने बिल्कुल सही तार जोड़े हैं। जड़ों में बैठा राइजोबियम बैक्टीरिया हवा से जितनी नाइट्रोजन खींचकर पौधे को देता है, पौधा उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके उतना ही भरपूर प्रोटीन अपने बीजों यानी दालों में भर देता है। ये एक सीधा रासायनिक संबंध है। ये प्रकृति का कितना खूबसूरत चक्र है। दालों के अलावा इस कुल के कुछ पौधे तो दुनिया के खाद्य तेल बाजार पर राज करते हैं। हाँ, दूसरी बड़ी श्रेणी तेल उत्पादक पौधों की है, मूंगफली और सोयाबीन। इन दोनों के बिना वैश्विक खाद्य उद्योग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके अलावा तीसरी श्रेणी इमारती लकड़ी की है। मजबूत और टिकाऊ फर्नीचर के लिए मशहूर शीशम इसी परिवार का हिस्सा है। और चौथी श्रेणी में हम सजावटी और चारा पौधों को रख सकते हैं। हमारे बगीचों की रौनक बढ़ाने वाले अमलतास और गुलमोहर, और जानवरों के लिए सबसे पौष्टिक चारा माना जाने वाला अल्फा भी इसी परिवार की देन है। तो भोजन, तेल, लकड़ी, चारा और सुंदरता, ये परिवार मानव जीवन के हर पहलू को छूता है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और एग्जाम प्रेप के नजरिए से देखें, उन विद्यार्थियों के लिए जो वनस्पति विज्ञान का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, तो इस विशाल परिवार को पहचानने का अल्टीमेट आईडी कार्ड क्या होगा? वे कौन से 7 नैदानिक लक्षण या डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं जो किसी और परिवार में एक साथ नहीं मिलते? इसे हम 7 मुख्य लक्षणों में तेजी से दोहरा सकते हैं। पहला, मूल ग्रंथिकाओं या रूट नोड्यूल्स का पाया जाना। दूसरा, पत्तियों का संयुक्त और अनुपर्णी होना, साथ ही पल्वेनस बेस का होना। तीसरा, फूलों का एक व्यास सममित और तितलीनुमा होना। चौथा, पुंकेसरों का द्विसंगी होना। पांचवा, जायांग का एकांडपी होना। छठा, सीमांत बीजान्यास। और सातवां, सबसे अहम, फल का हमेशा एक लेग्यूम या फली होना। जहां ये लक्षण एक साथ मिले, समझ जाइए वो लेग्यूमियोसी है। कई बार मैंने देखा है कि लोग इसे रोजेसी कुल, जिसमें गुलाब और सेब आते हैं, के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि बेंथम और हुकर ने दोनों को एक ही गण रोजेल्स में रखा था। हाँ, ये कंफ्यूजन स्वाभाविक है क्योंकि दोनों में परिजायांगी या पेरिजाइनस पुष्पीय संरचना की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इन्हें अलग करने का एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा नियम है। रोजेसी परिवार के फूलों में कई अंडक हो सकते हैं और उनका फल कभी भी फली नहीं होता। इसके विपरीत लेग्यूमिनोसी हमेशा और सिर्फ एकांडपी होता है और इसका फल हमेशा एक फली होता है। ये एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जो कभी पार नहीं होती। आज की ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही है। हमने मिट्टी के अंदर चल रहे सूक्ष्म कारखानों से लेकर फूलों के विकासवादी वीआईपी लाउंज और फिर हमारी थाली में आने वाले प्रोटीन तक की यात्रा तय की। साथ ही विद्यार्थियों को पैपिल्योनेशियस कोरोला, डाइडेल्फस स्टेमेंस और रूट नोड्यूल्स पर संक्षिप्त टिप्पणियों और आर्थिक महत्व के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की भी अच्छी तैयारी हो गई होगी। बिल्कुल, और इस यात्रा को समाप्त करते हुए मैं एक आखिरी विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। हमने जाना कि लेग्यूमिनोसी अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के कारण वैश्विक कृषि का इंजन है। आज के वैज्ञानिक जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर भविष्य में वैज्ञानिक राइजोबियम के साथ सहजीवन बनाने की क्षमता का जीन निकालकर उसे गेहूं या चावल जैसी मुख्य फसलों में डाल दें तो क्या होगा? अरे बाप रे! तो फिर गेहूं और चावल भी अपनी जड़ों में अपना खुद का उर्वरक कारखाना चलाएंगे। बिल्कुल,
तब हमें खेतों में कभी रासायनिक उर्वरक या यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कृषि की दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हो सकता है, जो मिट्टी के प्रदूषण और भूखमरी दोनों को एक साथ खत्म कर सकता है। इस परिवार के भीतर हमारी दुनिया का भविष्य बदलने की कुंजी छिपी है। ये एक ऐसा विचार है जो सचमुच उम्मीद जगाता है। शायद प्रकृति के इन सूक्ष्म रहस्यों को समझना ही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी चाबी है। खैर, आज का हमारा ये गहन अध्ययन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।